से भाषा किधर आ जाती है? विभाषा में आ जाती है। तो बोली हम लोग द्वितीय चरण से पहले समझते हैं कि जैसे अब कोई बोली है, क्या है? बोली। तो बोली से वो विभाषा तक कैसे पहुंचेगी? थोड़ा सा क्रम देखिएगा। बोली से उसको विभाषा पे आना है। क्या हुआ कि बोली बहुत सारी होती है। अब क्या होता था पुराने जमाने में कि विभिन्न बोली बोलने वाले लोग किसी एक जगह अक्सर इकट्ठा हुए, अक्सर एकत्र हुए। जैसे कि कोई मंडी हो गया, जैसे कोई बाजार हो गया, जैसे कि कोई तीर्थ स्थल हो गया। जैसे कौन सा स्थल हो गया? तीर्थ स्थल हो गया, या कोई अन्य स्थल जहां पर भीड़ इकट्ठी होती हो। मेला आदि हो गया। अब इस समय समझना, जैसे आप कोई बोली बोलते हो, अब इस गांव के लोग अलग बोलते हैं, इस 20-30 किलोमीटर के लोग, इस 30-40 किलोमीटर के लोग अलग बोलते हैं, इस 30-40 किलोमीटर के लोग अलग बोलते हैं, इस 30-40 किलोमीटर के लोग अलग बोलते हैं। जब विभिन्न बोली बोलने वाले लोग अक्सर किसी एक जगह एकत्र होते हैं, जैसे भाई मान लेते हो वहां पे कोई बड़ी मंडी लगती हो, या वहां पे कोई बाजार लगता हो, कोई तीर्थ स्थल हो सकता है, वो मंदिर आदि फेमस, या फिर मेला आदि। तो जब वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपनी अपनी बोलियों का एक दूसरे से क्या करते हैं? अपनी अपनी बोलियों का एक दूसरे से अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान। एक दूसरे के शब्द सीखते हैं। क्या सीखते हैं? एक दूसरे के शब्द सीखते हैं। उनमें से जो बोली सबसे सरल, मधुर और हर एक प्रकार की जितनी भी बातें होती है सामान्य, उनके लिए उसकी शब्दावली होती है। उस बोली को वही लोग जो एक दूसरे से शब्द सीख रहे थे अपने यहां पर जाकर यूज करने लगते हैं। इस तरह से बोली का जो है वो क्षेत्र का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। बोली के क्षेत्र का क्या हो जाता है भैया? विस्तार हो जाता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोली, हमने कहा विभिन्न बोलियों को बोलने वाले लोग, विभिन्न बोलियों को बोलने वाले लोग किसी एक जगह अक्सर एकत्र होते हैं, जैसे मंडी, बाजार, तीर्थ स्थल। आपस में वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे के शब्द का आदान प्रदान करते हैं। और जो बोली सरल, मधुर और शब्दावली होती है, उसका क्षेत्र क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। वो अपने आसपास के क्षेत्रों में भी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे भोजपुरी। अक्सर आपने सुना होगा कि भोजपुरी जो है वो गया में एक भोजपुर गांव है। कौन सा गांव है? भोजपुर गांव है। उस भोजपुर गांव से निकली है। अब मान लेता हूं कि भोजपुर गांव से भोजपुरी निकली, तो और भी तो कई सारी बोलियां थी, मगही थी, मैथिली थी, और भी न जाने लोग अंगिका वगैरह कितनी सारी बोलियां बोलते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि भोजपुरी बोलने वाले कुछ लोग, हो सकता है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ध्यान देना। काशी विश्वनाथ मंदिर है। अब वो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पे आते हैं। अब भाई काशी विश्वनाथ मंदिर तो अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग बोलियां बोलने वाले। तो वहां पे भोजपुरी लोग भी आए। उनकी बात सुन के, उनके बोलने का लहजा सुन के, सरलता सुन के, मधुरता सुन के, दूसरे लोगों ने भी उनके शब्दों को बोलना शुरू किया। जैसे आपने देखा होगा, पीके फिल्म देखी थी, किस किसने देखी है पीके फिल्म? पीके फिल्म किस किसने देखी है? पीके फिल्म में क्या बताया गया था कि वो जो आमिर खान है, एलियन है, वो धरती पर आया, उसने भोजपुरी सीखी। भाई हो सकता है वो कोई और राजस्थानी सीख सकता था, वो हो सकता है कि कोई और तरह की खड़ी बोली सीख सकता था, ब्रज भाषा सीख सकता था, उसे भोजपुरी सिखाई। कहने का मतलब कि जो भाषा, जो बोली में तरम्यता होती है, वो दूसरे लोग भी उसको अपनाने लगते हैं। तो जब काशी विश्वनाथ मंदिर पे बनारस, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरह के लोग आए, अलग अलग बोली बोलने वाले, तो वहां पर जो भोजपुरी बोलने वाले थे, उन लोगों से वो प्रभावित हुए। उन्होंने उनके शब्द सीखे और उन शब्दों का इस्तेमाल अपने यहां पर जाकर किया। तो जो भोजपुरी थी उसका विस्तार हुआ नहीं हुआ? जो भोजपुरी थी उसका विस्तार हुआ या नहीं हुआ? यस या नो करके बताइए मुझे। जैसे ही भोजपुरी का क्षेत्र व्यापक हो गया, तो भोजपुरी बोली से किसमें आ गई? विभाषा में आ गई। किसमें आ गई? विभाषा में। तो आप यह कह सकते हैं कि इन सभी कारणों से क्षेत्र क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। क्षेत्र क्या हो जाता है? व्यापक। बोली का तो बहुत ही छोटा क्षेत्र था, लेकिन विभाषा का क्षेत्र क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। जैसे भोजपुरी निकली, वो भी एक गांव से है, लेकिन आज देखो उसका क्षेत्र कितना व्यापक हो गया, और वो बढ़ती ही जा रही है। उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता ही जा रहा है, बाकी बोलियों का उतना तेजी से नहीं बढ़ा। अवधी का, ब्रज भाषा का, बुंदेली का या कन्नौजी का। जबकि भोजपुरी का देखोगे आप तो उसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। मगही का नहीं बढ़ रहा, खड़ी बोली का भी उतना नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब भाषा सरल हो, मधुर हो, शब्दावली हो उसके पास, जितने भी सामान्य तौर पर व्यक्ति के मन में भाव आते, उन भावों को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द हो, तो दूसरे लोग उसको अपनाते। जब बोली को, कई सारी बोलियों में से एक बोली कोई ऐसी होती है या एक से ज्यादा कि वो धीरे धीरे ज्यादा लोग उनको अपनाने लगते हैं, क्षेत्र व्यापक हो जाता है, और बोली अपने कौन से चरण में आ जाती है? सेकंड चरण में आ जाती है, जिसे विभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाषा। तो लिख लीजिए, भाषा के विकास का दूसरा चरण, भाषा के विकास का दूसरा चरण, भाषा के विकास का दूसरा चरण, भाषा के विकास का दूसरा चरण।
या द्वितीय चरण भी बोल सकते हैं। क्या नाम था इसका? विभाषा। विभाषा, भाषा के विकास का दूसरा चरण क्या हो जाता है? विभाषा। चलिए अब इसका आप कुछ कुछ इसकी विशेषता बताओगे। एक इसकी विशेषता क्या हो गई कि इसका क्षेत्र कैसा हो जाता है? क्षेत्र हो जाता है व्यापक। इसका क्षेत्र कैसा हो जाता है? व्यापक। जहां बोली गांव, जिले, मंडल तक सीमित थी, यही विभाषा जो होती है वो कई मंडल कौमा राज्यों, कई मंडल, कई राज्यों तक विस्तार, कई राज्यों तक विस्तार, कई मंडल अथवा, और इसमें क्या कमी आ जाती है, कई मंडल अथवा कई राज्यों तक क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। तो भाषा के विकास का दूसरा चरण होता है विभाषा। इसका क्षेत्र हो जाता है व्यापक। वाह बेटा, अभी तो बताया कारण क्या था भोजपुरी के बढ़ने का, अभी तो बिल्कुल बताया। कई मंडल, कई राज्यों तक इसका क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्तार। जब लोग इसको ज्यादा अपनाने लगते हैं, भाई जिस बोली को लोग ज्यादा अपनाएंगे, जाहिर सी बात है उस बोली में लेखक भी उत्पन्न हो जाएंगे। भाई लेखक किताब क्यों लिखता है? उसकी लोग किताब खरीदे। अब जिस बोली को बोलने वाले लोग कम है, समझने वाले कम है, अगर किताब उसमें लिखेंगे तो उसकी किताब को कोई खरीदेगा नहीं। तो वो भी क्या सोचता है? ऐसी बोली में, ऐसी भाषा में किताब लिखूं जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वालों की संख्या ज्यादा हो। तब ये कह सकते हैं कि प्राय साहित्यिक रचनाएं पाई जाती हैं। इसमें साहित्यिक रचनाएं विभाषा में पाई जाती हैं। साहित्यिक रचनाएं पाई जाती हैं। इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव नहीं होता। कुछ साहित्यिक रचनाएं इसमें पाई जाती हैं। जब साहित्यिक रचनाएं इसमें पाई जाएंगी, साहित्यिक रचनाओं का अर्थ होता है लिखने वाली किताबें पाई जाएंगी, तो लिपि भी निश्चित हो जाती है। लिपि का विकास या इसकी कोई ना कोई निश्चित लिपि, ये अपनी कोई ना कोई निश्चित लिपि पकड़ लेती है। ये जो होती है ये अपनी कोई ना कोई निश्चित लिपि पकड़ लेती है, या तो देवनागरी या गुरुमुखी या रोमन या जो कुछ भी, ये अपनी कोई ना कोई निश्चित लिपि पकड़ लेती है। चौथी चीज, एक चीज का इनमें अभी भी अभाव है। एक चीज का अभी भी अभाव है, तकनीकी शब्दावली का अभाव। इसमें तकनीकी शब्दावली नहीं होती। अब भोजपुरी में इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग कहते हैं, अपनी कोई शब्दावली नहीं होती। तो तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव, तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव, तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है। तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव। जब तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होगा तो जाहिर सी बात है एक चीज का अभाव और होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण का अभाव। व्याकरण का अभाव, ये दो मुख्य पॉइंट रह गए कि भाई देखो, बोली में तो साहित्यिक रचनाएं भी नहीं थी, बोली में लिपि भी नहीं थी। बोली से जब विभाषा में आई, क्षेत्र व्यापक हो गया, साहित्यिक रचनाओं का भी इंतजाम हो गया, लिपि भी निश्चित हो गई, लेकिन एक चीज अभी भी रह गई, व्याकरण का अभाव रहा। और यही चीज विभाषा में और भाषा में अंतर करती है। जो तीसरा चरण होगा उसमें हम लोग भाषा में आ जाएंगे। तो तकनीकी में वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है। इसके पास कोई अपनी तकनीकी और अपने वैज्ञानिक शब्दावली नहीं होती, और इसमें व्याकरण का भी अभाव होता है। किसका अभाव होता है भैया? व्याकरण का भी अभाव होता है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे आ जाते हैं। अब विभाषा पे आगे हम लोग, किस पे आगे? विभाषा पे आगे। किस पे आगे? विभाषा। अब देखिए विभाषा से मानक भाषा की ओर कैसे बढ़ते हैं। विभाषा से मानक भाषा की ओर कैसे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विभाषा से मानक भाषा की ओर कैसे बढ़ते हैं। बोली से विभाषा पे कैसे आए थे? क्षेत्र व्यापक हुआ, ज्यादातर लोगों ने उसको अपनानी शुरू कर दी। अब कई विभाषाओं में से एक ऐसी विभाषा होती है जिसका उपयोग प्रशासनिक तौर पर होने लगता है। कई विभाषाओं में से, कई विभाषा में से कुछ का प्रयोग प्रशासन में होने लगता है, प्रशासनिक कार्यों के लिए होने लगता है। प्रशासनिक कार्यों अथवा सरकारी कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए होने लगता है, होने लगता है। जैसे अब क्या होता है कि जो उनमें से हमने देखी कि कई सारी बोलियां थी, उनमें से कुछ बोली विभाषा के स्तर पर पहुंच गई, उनको ज्यादातर क्षेत्र व्यापक हो गया, लोग उनको अपनाने लगे। अब लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या देखकर या किसी एक क्षेत्र में वहां का जो प्रशासन था, या वहां की कोई रियासत थी, या वहां पर अंग्रेजों की कोई प्रेसिडेंसी थी, या फिर वहां पर कोई और मंडल कार्यालय था, जिला कार्यालय था, या राज्य का हेडक्वार्टर था, तो उस क्षेत्र में कोई ऐसी विभाषा, कई विभाषा में से कुछ ऐसी विभाषा थी कि जिनको लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लोग ज्यादा उनका यूज करते थे, तो सरकार ने अपने कामकाज उनमें शुरू कर दिए। तो आप देख रहे हो कि अब सरकार केवल कुछ भाषाओं को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त कर रही है। जब सरकार किसी चीज को ले लेती है, उसको प्रमोट करती है, प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त करती है, तो आप सभी एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सभी लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई वो उसकी शब्दावली सब कुछ भी ठीक करेगी, उसमें व्याकरण भी लाएगी, तभी तो उसका प्रशासन में यूज करेगी। तब क्या होगा, वही विभाषा
जिसको सरकार प्रशासनिक स्तर पर प्रयोग करने में, उसके अंदर शब्दावली, उसके अंदर व्याकरण, उसको ठीक करने के लिए आयोग, समिति आदि का गठन करेगी, तो वही विभाषा क्या बन जाएगी? मानक भाषा बन जाएगी। आप समझ रहे? तो यही जो विभाषा थी वो बदल के किसमें आ गई बच्चा मेरे? वो बदल के मानक भाषा में। जैसे कि कई सारी बोलियां, उन बोलियों में से खड़ी बोली का विस्तार हुआ। किसका विस्तार हुआ? खड़ी बोली का विस्तार हुआ। खड़ी बोली को अंग्रेज प्रशासन में यूज करने लगे। अंग्रेज प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने लगे, अपने ऑर्डर आदि देने में, या कई सारे और भी जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, कागजात आदि बनवाने में, जब प्रशासनिक कार्यों में यूज होने लगे तो खड़ी बोली के लिए व्याकरण से इसको परिष्कृत कर दिया गया। व्याकरण से इसको परिष्कृत कर दिया गया। इसके लिए शब्दावली बना दी गई, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली। और यही दोनों चीजें होने के बाद में यही खड़ी बोली भारत की राजभाषा बन गई। क्या बन गई? भारत संघ की राजभाषा, या आप ये कह सकते हैं मानक भाषा बन गई। जैसे मैंने आपको बताया, दीपान होर्म रिकॉर्डिंग क्लास वाले, रोशनी देवी, यार आप लोग क्या हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। ये नोट्स और कैसे बनवाऊं बिल्कुल शॉर्ट में, एक एक चीज आपको लिखवा के। अब मैं खुद आपके नोट्स लिखूं क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या थोड़ी बहुत भी? बेटी, विभाषा में सुधार इसलिए किया गया क्योंकि लोगों से संपर्क स्थापित करना है सरकार को। भाई सरकार को कोई ऐसी भाषा तो चाहिए जिसे ज्यादातर जनसंख्या समझती हो, सोचती हो, बोलती हो, लिखती हो, पढ़ती हो, जिस विभाषा की स्वीकार्यता ज्यादा हो। तो सरकार उसी में तो अपनी बातें आपसे कहेगी, उसी में तो आपसे बातचीत करेगी। सरकार इतने सारे कार्य करती है, तो एक भाषा तो उसको चुननी पड़ेगी ना, कि जिसे ज्यादातर लोग समझे, ज्यादातर लोग लिखते पढ़ते हो। मैं छोड़ दूं पढ़ाना? क्योंकि मैं इसमें रिजल्ट देने आया था। 6 क्लास ऑलरेडी होते हुए मैंने 7वीं क्लास लगाई अपनी, और मैं जिस लेवल से पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी हिंदी ऐसी नहीं पढ़ाई। लेकिन यह शर्म की बात है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? अब जब सरकार किसी भाषा में आपसे बात करेगी तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगी? शुद्ध भाषा का उपयोग करेगी ना। और भाषा शुद्ध कैसे होती है? व्याकरण से। भाषा शुद्ध कैसी होती है? अच्छे शब्दों से। इसलिए मैंने आपको बताया कि उसने विभाषा में सुधार किया। यह चीज समझ में आ गई? यह चीज समझ में आ गई? तो चलिए भैया, अब आ जाता है हम लोग भाषा का तृतीय चरण, भाषा के विकास का तृतीय चरण। भाषा के विकास का तृतीय चरण तो वही सही है कि जब वो कोई आदमी तुम्हें ल्यूसेंट पढ़ा के निकल जाता है ना, तुम्हारी बत्तीसी दिखा के, तभी तुम्हें शर्म आती है कि जब तुम्हें कोई ज्यादा कंटेंट देने लगे ना, गधा है वो तुम्हारे लिए, और मुझसे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। भाषा के विकास का मुख्य चरण, भाषा के विकास का मुख्य चरण, भाषा के विकास का तृतीय चरण आ जाता है। मुख्य नहीं, हाँ मुख्य भी आप ये कह सकते हैं, तृतीय चरण। भाषा के विकास का तृतीय चरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा। मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा या परिष्कृत भाषा। मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा, या फिर आप इसे परिष्कृत भाषा भी कह सकते हैं। सबसे पहले व्याकरण द्वारा परिष्कृत। व्याकरण द्वारा परिष्कृत। व्याकरण साधन ही वो है जिसके द्वारा भाषा में से अशुद्धियों को निकाला जाता है। व्याकरण द्वारा परिष्कृत। और ऐसा करना इसलिए जरूरी था कि इससे पहले जो भाषा थी वो केवल बोलचाल की थी, उसका कोई कार्य आदि में लिखने में इतना यूज नहीं होता था। लेकिन अब आपको प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल करना है, पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल करना है, तो भाषा की अशुद्धियां दूर करनी होंगी ना, इसलिए उसको व्याकरण द्वारा परिष्कृत किया गया। तो व्याकरण द्वारा परिष्कृत होती है खुद का तकनीकी एवं तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली होती है। वैज्ञानिक शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली होती है। समय समय पर प्रशासनिक कार्यों में पढ़ाई लिखाई में, अध्ययन में, प्रशासनिक कार्यों में, अध्ययन में इसका प्रयोग होने लगता है। पढ़ाई लिखाई होने लगती है। और एक चौथी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो ये होती है, कुछ इसको सांविधिक मान्यता भी मिल जाती है। सांविधिक मान्यता या कानूनी मान्यता भी मिल जाती है। कानूनी मान्यता सांविधिक, या आप ये कह सकते हैं इसके लिए उपबंध या कानूनी मान्यता भी इसको मिल जाती है। तो भाषा अपने तीसरे चरण में मानक रूप को धारण कर लेती है। शुरू कहां से हुई थी? बोली से हुई थी। बोली क्षेत्र बहुत छोटा था, कोई साहित्य नहीं था, कोई व्याकरण नहीं था, जो कुछ मर्जी बोल दो, देशीय शब्दों की बहुलता थी खूब सारी। फिर बोली से विभाषा में आए, तो हमने देखा साहित्य हो जाता था, लिपि हो जाती थी, लेकिन मुख्य व्याकरण नहीं होता था। जब विभाषा से मानक भाषा पे आई तो इसमें व्याकरण भी होने लगा और इसका इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई के लिए होने लगा। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा,
कि जो भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, ये सब हम पढ़ते हैं ना, कहते हैं हिंदी की बोलियां हैं। असल में अगर ये विकास की दृष्टि से देखोगे, किसकी दृष्टि से? विकास की दृष्टि से, तो ये विभाषा है, ये बोलियां नहीं रही, ये विभाषा है। विकास की दृष्टि से देखोगे, फिर भी क्योंकि ये सब हिंदी के अंतर्गत आती है, तो विद्वान इन्हें बोलियों की श्रेणी में रखते हैं। किसकी श्रेणी में रखते हैं? बोलियों की श्रेणी में रखते हैं। नहीं तो ये बोलियां ना होके ये किस स्तर पर पहुंच चुकी है? विकास की दृष्टि से विभाषा के स्तर पर पहुंच चुकी है। विकास की दृष्टि से किस स्तर पर पहुंच चुकी है? विभाषा के स्तर पर पहुंच चुकी है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे, अगर आप इसमें एग्जाम्पल लिखोगे, इसके उदाहरण लिखोगे, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे तो उदाहरण के तौर पर अपनी हिंदी हो जाती है, पंजाबी हो जाती है, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, तमिल आदि। इनमें क्या होती है? पढ़ाई लिखाई भी होती है, इनका व्याकरण भी होता है, स्वयं की तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली होती है, अध्ययन में प्रयुक्त होता है, प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होता है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। यहां तक इसका जो क्षेत्र होता है वो भी काफी व्यापक हो जाता है। और हम क्षेत्र की बात करें तो जो भाषा होती है, मानक भाषा, उसका क्षेत्र भी खूब विस्तृत होता है। कई राज्यों में देशों में, कई राज्यों अथवा देशों तक इसका क्षेत्र विकसित रहता है। तो भाषा के विकास का तृतीय चरण कौन सा हो जाता है? मानक भाषा। कौन सा हो जाता है बच्चा? मानक भाषा। लिपि भी निश्चित होती है, और मैं सांविधिक उपबंध पहले बता चुका हूं कि इसके लिए कानूनी उपबंध, कानूनी प्रोविजन, लीगल प्रोविजन इसके रखरखाव के लिए बना दिए जाते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा की आवश्यकता क्या है? विश्व में कितनी भाषाएं हैं? इतनी सारी भाषाएं क्यों होती हैं? फिर भाषा का विकास, बोली, विभाषा और मानक भाषा। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको? अब भाषा से जुड़े कुछ और शब्द देखते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है। भाषा से जुड़े कुछ और शब्द, भाषा से जुड़े कुछ और शब्द, यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट है? भाषा से जुड़े कुछ और शब्द, भाषा से जुड़े कुछ और शब्द, भाषा से जुड़े कुछ और शब्द आ जाते हैं। अक्सर आप एक भाषा पढ़ते, शब्द पढ़ते, उपभाषा पढ़ते हो ना, सोचते होगे सर ये उपभाषा क्या होती है, सोचते होगे। तो देखिए, उपभाषा जो होती है, उपभाषा एक समूह है। समूह का मतलब समझते हो ना, ग्रुप। समूह है या एक वर्ग या एक ग्रुप है। उपभाषा कोई एक चीज नहीं है, ये एक समूह है। समूह बनता कैसे? ये बनता कैसे? तो लिखिए, एक ही स्रोत से उत्पन्न, एक स्रोत से उत्पन्न या एक ही स्रोत से उत्पन्न भाषाओं को एक मिलाकर, भाषाओं को मिलाकर एक उपभाषा समूह बना दिया जाता है। एक ही स्रोत से उत्पन्न भाषाओं को मिलाकर एक उपभाषा समूह बना दिया जाता है, समूह बना दिया जाता है। इसका अपना कुछ नहीं होता कि इसकी अलग से कोई पहचान होती है, इसकी कोई अपनी अलग से पहचान होती है। एक ही स्रोत से उत्पन्न भाषाओं को मिलाकर एक उपभाषा समूह बना दिया जाता है। जैसे हिंदी के 5 उपभाषा, हिंदी के 5 उपभाषा वर्ग है या उपभाषा समूह है। उपभाषा वर्ग भी बोल सकते हो इनको, उपभाषा समूह भी बोल सकते हो। हिंदी के 5 उपभाषा वर्ग अथवा समूह है, हिंदी के 5 उपभाषा वर्ग अथवा समूह है। जैसे कि पहला, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग, ये एक समूह है, समूह भी कह सकते हो। पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह, बिहारी हिंदी उपभाषा समूह, पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह, पहाड़ी हिंदी उपभाषा समूह, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कितने उपभाषा समूह हो गए? 4 उपभाषा समूह हो गए। मैंने क्या कहा? एक ही स्रोत से उत्पन्न, एक ही स्रोत से उत्पन्न जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सबको हम लोग एक में ही रख लेते हैं। किसमें रख लेते हैं? एक में ही रख लेते हैं। क्योंकि पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह जो है ये शौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। एक और है, 5वां जरा बताना। ये शौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। आगे जाके पढ़ोगे आप ये क्या होता है। तो जितनी भी इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है वो सारी की सारी शौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न है, इसलिए हमने उसका एक समूह बना लिया। क्या बना लिया? एक समूह। जो पूर्वी हिंदी की है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है, इसका हमने एक समूह बना लिया। इसके अंतर्गत जितनी भाषाएं हैं वो अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। राजस्थानी, बिल्कुल सही, राजस्थानी हिंदी उपभाषा समूह। इसी तरह जो बिहारी हिंदी है ये
मागधी अपभ्रंश से विकसित है, मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। तो जो चीजें, जो भाषाएं एक स्रोत से उत्पन्न होती हैं, अरे जैसे आप सबका डीएनए एक जैसा है तो आपका एक परिवार बन जाता है ना, इसी प्रकार जो एक चीज से उत्पन्न होती है वो एक खानदान हो जाता है। ऐसे मान लो उपभाषा एक खानदान है, तो खानदान में एक से ज्यादा लोग आते हैं, तो जो शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न है उसका खानदान हो गया पश्चिमी हिंदी, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है उसका खानदान हो गया पूर्वी हिंदी, जो मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है उसका खानदान हो गया बिहारी हिंदी, जो खस अपभ्रंश से उत्पन्न है, खस उस खानदान में हो गई, उस खानदान का नाम हो गया पहाड़ी हिंदी उपभाषा। और जो राजस्थानी है ये भी साथी शौरसेनी से उत्पन्न है। अब कहोगे सर इसको तो फिर इसी में रखना चाहिए था, तो बच्चा इसका क्षेत्र थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए इसके लिए हमने एक अलग से समूह बना दिया। राजस्थानी हिंदी भी किससे उत्पन्न है? शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। अपभ्रंश क्या होता है ये भी बताऊंगा। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास एक भाषा बोली जाती थी, उसे अपभ्रंश कहते हैं। उसी से मिलकर ये हमारी हिंदी की 5 उपभाषा वर्ग आते हैं। तो हिंदी के कितने उपभाषा समूह है? 5। बोली, विभाषा और मानक भाषा ये विकास के चरण होते हैं, जबकि उपभाषा एक समूह है। कौन सा, कैसा समूह? एक ही स्रोत से उत्पन्न जितनी भी भाषाएं होती है उसे एक समूह में रख देते हैं। जैसे टीम ए, जैसे टीम इंडिया कि भाई इसमें सारे खिलाड़ी भारतीय हैं, टीम बांग्लादेश इसके सारे खिलाड़ी बांग्लादेशी हैं, तो एक ही देश के जो खिलाड़ी हैं हमने उनकी टीम बना दी। वैसे ही ये जो उपभाषा होती है ये असल में भाषाओं की टीम होती है। एक ही स्रोत से उत्पन्न भाषाओं को, एक ही देश से उत्पन्न खिलाड़ियों को एक टीम में रखा जाता है। वैसे ही एक ही जगह से उत्पन्न भाषाओं को एक उपभाषा समूह में हमने डाल दिया। अब जब ये टीम वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, तो उपभाषा शब्द क्या होता है इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये भाषा से जुड़े कुछ शब्द थे जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो उपभाषा होती है ये एक ही स्रोत से उत्पन्न भाषाओं को मिलाकर एक उपभाषा समूह बना दिया जाता है। जैसे एक ही देश के खिलाड़ियों को मिलाकर एक टीम बना दी जाती है। इस टीम और इस टीम में अंतर क्या है? ये अलग देश के खिलाड़ी है, ये अलग देश के खिलाड़ी है, ये शौरसेनी के, ये अर्धमागधी के। चलिए भैया आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला एक शब्द जो आ जाता है, अगला शब्द आ जाता है राजभाषा। ये भी आपने सुना होगा, राजभाषा शब्द भी आपने सुना होगा। राजभाषा, राज का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो लिख लीजिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। राजभाषा तब कहोगे राजभाषा कि सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, प्रशासन के लिए प्रयोग, जनता पर शासन प्रशासन करने के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सरकारी आदेश जो होते हैं या सरकारी निर्णय जो होते हैं या सरकार का कुछ भी चीजें होते हैं उन सबको जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता से वार्तालाप करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ये जो भाषा होती है ये अधिकतर जनसंख्या को स्वीकार्य होती है। अधिकतर जनसंख्या को, अधिकतर जनसंख्या को स्वीकार्य होती है, या आप ये कह सकते हो लिखनी पढ़नी आती है। अधिकतर जनसंख्या इसको लिखना पढ़ना जानती है। एक वो बताइए, क्या यही सारी चीज होने से कोई भाषा राजभाषा बन जाती है? अगर वो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त हो रही है, प्रशासन के लिए उसका प्रयोग हो रहा है, सरकार आदेश निर्णय आदि, सरकार आदेश निर्णय आदि उसी में निकाल रही है, अधिकतर जनसंख्या को वो स्वीकार्य है, अधिकतर जनसंख्या उसमें लिखाई पढ़ाई कर रही है, तो क्या वो राजभाषा का दर्जा उसे मिल जाएगा? क्या उसे राजभाषा का दर्जा मिल जाएगा? क्या उसे राजभाषा का दर्जा मिल जाएगा? नहीं। अच्छे से याद रखिएगा, नहीं मिलेगा। राजभाषा बनाने के लिए हमें कोई कानून भी बनाना पड़ेगा। अच्छे से याद रखिएगा, हमें कोई कानून भी बनाना पड़ेगा। और याद रखिएगा कानून द्वारा राजभाषा घोषित, वो भाषा कानून द्वारा राजभाषा घोषित होती है, कानून के द्वारा राजभाषा घोषित होती है। तो याद रखिएगा राजभाषा ये सरकारी कामकाज की भाषा होती है, प्रशासन के लिए प्रयोग, आदेश निर्णय आदि, अधिकतर जनसंख्या को स्वीकार्य होती है, लिखने पढ़ने में अधिकतर जनसंख्या को स्वीकार्य होती है, लिखने पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है और कानून द्वारा इसे राजभाषा घोषित किया जाता है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा कि किसी भाषा को राजभाषा का जो दर्जा दिया जाता है वो कानून द्वारा दिया जाता है, राजभाषा का दर्जा। ठीक है भाई। अब अगर हम लोग भारत में राजभाषा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भारत में अगर हम लोग राजभाषा की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 लेवल है गवर्नमेंट के। कितने लेवल होते हैं? गवर्नमेंट के 2 लेवल होते हैं। अच्छे से ध्यान देना। एक लेवल होता है संघ। संघ का मतलब समझते हैं केंद्र सरकार, यूनियन बोलते हैं हम लोग। संविधान में जो शब्द दिया गया है वो यूनियन दिया गया। क्या दिया गया? यूनियन। एक होता है हमारा राज्य जिन्हें हम लोग स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। तो हमारे संविधान में कहा गया कि राज्य अपने लिए राजभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपस में फूट ना पड़े, लड़ाई झगड़े ना हो किसी भाषा के ऊपर, तो राज्यों को यह छूट दी गई कि वो अपनी राजभाषा का चुनाव कर सकते हैं। संघ
कोई छूट दी गई, वो अपनी राजभाषा का चुनाव कर सकता है। और साथ ही संघ को छूट ना देकर हमारे संविधान ने ही निश्चित कर दिया कि संघ की जो राजभाषा होगी उसके लिए अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी। अनुच्छेद 343 भाग 17 पॉइंट नंबर 1 में यह संविधान ने ही कानूनी मान्यता दे दी कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी बच्चा? देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। स्टार लगा के लिखना, स्टार लगा के लिखना। 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक मतलब जब से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से लेकर 1950 से 26 जनवरी 1965 तक, 26 जनवरी 1965 तक, 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा माना गया था। अंग्रेजी भी राजभाषा घोषित, अंग्रेजी भी राजभाषा घोषित। कितने वर्षों के लिए? केवल शुरुआत के 15 वर्षों तक, केवल 15 वर्षों तक। ये जितनी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखवाई हैं सब यूपीएसआई में किसी ना किसी तरीके से पूछी गई हैं, सारी की सारी यूपीएसआई में किसी ना किसी तरीके से पूछी गई हैं। इसलिए मैं पूरी जी जान लगाकर, पूरी आपको मेहनत लगाकर ये एक एक चीज डीपली पढ़ा रहा हूं। तुम प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिए और बिना किसी परेशानी के आप कमेंट ऑफ करके फुल स्क्रीन से पढ़ा कीजिए। बेटा यही अंतर है, यही अंतर है कि तैयारी सब नहीं करते, कुछ ही करते हैं। तो कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। संविधान के शुरू होने से 26 जनवरी 1950 से संविधान शुरू हुआ और 26 जनवरी 1965 तक, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ और 15 साल 1965 में तो होंगे। हिंदी के साथ अंग्रेजी भी राजभाषा घोषित की गई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज तो अंग्रेजी में काम करते थे। तो बोले अचानक से संविधान लागू होगा और हम अंग्रेजी को हटा के केवल हिंदी करेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा घोषित। परंतु 1960 के दशक में, 1960 के दशक में दंगे होने शुरू हो गए दक्षिण भारत में। हिंदी को थोपने के कि भाई हिंदी थोपी जा रही है, इसको लेकर दक्षिण के राज्यों ने बवाल कर दिया। 1963 में सरकार को एक कानून लेकर आना पड़ा जिसका नाम था राजभाषा अधिनियम। तो राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था? 1963 में। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा इस 15 वर्ष की अवधि को, इस 15 वर्ष की अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो पहले संविधान में लिखा हुआ था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी 15 वर्षों तक संघ की राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी, और वो 15 साल 26 जनवरी 1965 को खत्म हो जाते। उससे पहले एक राजभाषा एक्ट लाया गया संसद के द्वारा 1963 में, जिसने ये जो 15 वर्ष संविधान में दिए हुए थे इसको अनंत काल तक या अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो अंग्रेजी पहले हिंदी के साथ केवल 15 वर्ष के लिए आई थी, अब वो अनिश्चित काल तक। तो वर्तमान में संघ की कितनी राजभाषाएं? वर्तमान में संघ की 2 राजभाषाएं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा स्टार लगा के, वर्तमान में संघ की 2 राजभाषाएं। वर्तमान में, इससे अपनी कॉपी में 5 स्टार लगा के लिख लेना, बड़ा सा ऐसा टेबल सी बना के। वर्तमान में संघ की 2 राजभाषा, संघ की 2 राजभाषाएं। वर्तमान में संघ की 2 राजभाषाएं कौन कौन सी? हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी। संघ की कितनी राजभाषाएं? तो आप कहोगे भैया संघ की 2 राजभाषाएं, हिंदी तथा अंग्रेजी। तो अनुच्छेद 343 ये संघ की राजभाषा से संबंधित है, जबकि वहीं अनुच्छेद 345 ये राज्य की राजभाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा। संघ चाहे मतलब राज्य की राजभाषा, एक को राजभाषा बना सकते हैं, एक से ज्यादा को राजभाषा बना सकते हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी की कितनी राजभाषाएं? 2 राजभाषाएं, हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू। उर्दू को कब बनाया गया था? 1989 में। इसी तरह अगर आप जम्मू कश्मीर की देखोगे तो जम्मू कश्मीर की तो 5 है। जम्मू कश्मीर की कितनी है? 5। कश्मीरी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। तो आप एक बना सकते हो, एक से ज्यादा बना सकते हो। अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? यह राज्य की राजभाषा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 343 यह संघ की राजभाषा से संबंधित है। वर्तमान में भारत संघ की कितनी राजभाषाएं? वर्तमान में भारत संघ की कितनी राजभाषाएं? तो आप कहोगे 2, हिंदी और अंग्रेजी। शुरुआत में अंग्रेजी को कितने वर्षों तक संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? 15 वर्षों तक। कौन से अधिनियम के द्वारा इस 15 वर्ष की अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा। राज्य की राजभाषाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
अनुच्छेद 345 है। कौन सा है? 345। जम्मू कश्मीर की कितनी राजभाषाएं हैं? 5 राजभाषाएं। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 2। उर्दू को राजभाषा कब बनाया गया? 1989 में। 1989 में। राजभाषा से संबंधित संविधान का कौन सा भाग? भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। चलिए भैया, तो हम जो पढ़ रहे थे ये छोटे छोटे शब्द पढ़ रहे थे। राजभाषा कंप्लीट हो गया ये शब्द। अगला शब्द एक आ जाता है राष्ट्रभाषा। कौन सा शब्द आ जाता है बच्चा? राष्ट्रभाषा, जिसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज। याद रखिएगा, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। पूछोगे राष्ट्रभाषा होती क्या है भैया? तो ऐसी कोई भाषा जिसके साथ देश की अधिकतर जनसंख्या के सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि कर्तव्य, ये कह सकते हैं कि भावनाएं जुड़ी हो। क्या जुड़ी हो? भावनाएं जुड़ी हो। जैसे जब किसी भाषा के साथ देश की अधिकतर जनसंख्या की भावनाएं जुड़ी हो। अधिकतर जनसंख्या की भावनाएं जुड़ी हो तो उसे राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है। अधिकतर जनसंख्या का मतलब है लगभग 90% से ऊपर जनसंख्या। जैसे भाई फ्रांस की फ्रेंच है, फ्रांस की क्या हो जाती है? फ्रेंच हो जाती है। जापान की जापानी हो जाती है। अब जापान में जापानी के अलावा लोग और दूसरी भाषा नहीं बोलते। जापान के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोलते, वो तो सिर्फ जापानी से ही प्रेम करते हैं। भारत में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाषा भारत में बहुत सारी है। हिंदी 43% के करीब है, तो दूसरी भी कई भाषाएं जिनकी बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है। इसलिए वो जो दूसरे भाषा वाले लोग हैं वो उतना जुड़ाव हिंदी से महसूस नहीं करते। वो सोचते हैं कि हिंदी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, वो आंदोलन आदि कर देते हैं। इसलिए हमारी हिंदी का जो स्वरूप है, हमारी हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इसलिए लिखा कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे फ्रांस की फ्रेंच होती है, जापान की जापानी होती है। इसे पूर्वज आदि कई जमानों से लोग इसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। साहित्य इसमें बहुत समृद्ध है, तो लोगों का एक जुड़ाव हो जाता है, उसी को राष्ट्रभाषा के तौर पर घोषित कर देते हैं। चलिए यहां तक बताइए कि बच्चा आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत? हिंदी संघ के साथ साथ लगभग 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इनकी राजभाषा भी है। अभी तक हमने हिंदी भाषा क्या होती है, भाषा की आवश्यकता क्यों है, दुनिया में इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा के विकास के 3 चरण, बोली, विभाषा, मानक भाषा, उसके बाद में उपभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। इन सब के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें होती है भाषा से संबंधित, ये सब हमने पढ़ लिया। ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना ही बेसिक जैसे बच्चे को एबीसीडी शुरुआत में पढ़ा के चलते हैं वैसे मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा के चल रहा हूं। तुमने हिंदी अच्छे से पढ़ ली, तुम अपने गांव देहात में हिंदी के टीचर बन जाओगे, टॉप क्लास टीचर। हिंदी के टीचर को इतना नहीं पता होगा। मैं तुम्हें यह भी बता के चल रहा हूं कि बोली से विभाषा क्यों गई, विभाषा से मानक भाषा किस तरह गई, एक एक चीज को। तो एक एक दो बार तो डबल स्पीड पे करके वीडियो देख लेना, नोट्स जरूर बनाना, उनका रिवीजन करना। एक एक क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे नोट्स में से मिलेगा, इस बार ये गारंटी है। अपने दूसरे साथियों को भी परचम के बारे में जरूर बताना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब सब लोग एक एक साथी को तो परचम जरूर दिलवाइए। अच्छे से क्लास चल रही है, एक एक टीचर ऑसम जिसे बोलते हैं, पूरी ताकत जिसको मतलब आता है अच्छे से। अगर इस कंटेंट से भी पेपर नहीं निकला तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए फिर कोई कंटेंट नहीं है जिससे पेपर निकलेगा। इससे पेपर नहीं निकलेगा, इससे तो पेपर बनेगा। समझे मेरी बात? साइंस वगैरह सबकी क्लास चल रही है, परचम को आप एक बार अच्छे से खोल के देखिए। चलो भैया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।